कहानी उत्तर प्रदेश के एटा की है। एटा के चमकरी गांव की। इस हवेली से अचानक एक चीख गूंजती है। आवाज किसी लड़की की थी जो कहती है, मुझे हवेली से मत निकालो, ये मेरा घर है, वरना मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। कई खौफनाक हवेलियों या भूतिया हवेली के किस्से अब तक आपने सुने होंगे, मगर ऐसी कोई हवेली नहीं थी जहां कोई रहता हो। इसलिए दास्तान कितनी सच है और कितनी झूठ, ये शक हमेशा बना रहता है। मगर जिस हवेली का जिक्र मैंने अपनी किताब में किया है, वहाँ एक परिवार रहता था, मेरा परिवार, और साथ में रहती थी रमिया बाई, जिसे मरे 200 साल का वक्त गुजर चुका था। अगर वक्त के पन्नों के हिसाब लिया जाए तो यह हवेली करीब 200 साल पुरानी है। यह हवेली बाकी हवेलियों की तरह वीरान नहीं, बाकायदा आबाद थी मेरे परिवार के लोगों से, मगर तबाह है एक रूह से। जी हाँ, इस हवेली में जिंदगी और मौत साथ साथ रहते हैं। जब मेरा परिवार इस हवेली में रहने आया तो आसपास के सब लोगों ने हमें यहाँ रहने से मना किया था। मुझे आज भी ये बात अच्छे से याद है। जब हम हवेली में गृह प्रवेश कर रहे थे तो गांव के लोगों का काफिला हमें अंदर जाने से रोकने आया था। चौधरी साहब, ये अनर्थ मत करिए। आपका भरा पूरा परिवार है, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, पत्नी है, फिर आप सारी दुनिया छोड़कर इस हवेली में रहने आए हो। अरे भाई, प्रॉब्लम क्या है? मैंने इस हवेली को रहने के लिए खरीदा है। इतनी आलीशान हवेली है और आप लोग हैं क्या हमें यहाँ रहने से ही मना कर रहे हैं? कोई भूत वूत रहता है इस हवेली में? रहता है नहीं साहब, रहती है। तवायफ रमिया बाई रहती है इस हवेली में। कितने लोगों ने इस हवेली को खरीदा और अपना परिवार तबाह करके चले गए। इतने बुरे हालात हुए कि उनकी लाशों को चिता देने के लिए कोई उनका अपना जिंदा नहीं बचा था। गांव वालों और पापा के बीच में ये बहस घंटों तक चली, पर मेरा सारा ध्यान अभी भी हवेली पर ही था। वैसे पापा ने सही कहा था, हवेली दिखने में तो आलीशान थी। मैं बाहर खड़ा हवेली को ही निहार रहा था कि तभी मैंने देखा एक औरत हवेली की छत पर पैर लटकाए हमें ही देख रही है। दिखने में डरावनी थी, बाल भी इस तरह बिखरे कि कोई देखकर ही पागल गए। पर इससे पहले मैं इस औरत का जिक्र किसी से कर पाता, वो मेरी आंखों से ओझल हो गई। मैंने इसे अपने लड़कपन का वहम समझ बुला दिया। इधर पापा और गांव की बहस का कोई नतीजा नहीं निकला। पापा अपनी जिद पर अड़े रहे और गांव वाले अपनी। थक हार कर पापा हम सबको साथ लिए, गुस्से में हवेली के अंदर चल दिए। पर हवेली के अंदर जाने से पहले मुझे गांव वालों का कहा आज भी अच्छे से याद है। चौधरी साहब, हवेली के बाहर ही खाली अर्थी छोड़ के जा रहे हैं, आपको जल्दी इसकी जरूरत पड़ेगी। पापा ने गांव वालों की इस बात को हवा में उड़ा दिया। हम पापा के साथ हवेली के अंदर जा ही रहे थे कि तभी मैंने देखा वही औरत अब हवेली की खिड़की से हमें ही अंदर आते देख रही है। इस बार मैंने जानबूझकर किसी से कुछ नहीं कहा। मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं अपने भाई बहन के साथ मिलकर इस औरत को ढूंढ निकालूंगा। मैंने ये बात अपने छोटे भाई अनुज और बड़ी बहन पल्लवी को बताई तो वो लोग भी मेरे साथ खेल खेलने को तैयार हो गए। रात होते हम सबसे पहले तो छत पर गए, जहाँ सबसे पहले मैंने उस औरत को देखा था, और फिर उस कमरे में जिसकी खिड़की से वो हमें अंदर आते देख रही थी। पर तीनों भाई बहन में से किसी एक को कुछ नहीं मिला। बस पायलों की छन छन सुनाई देती थी, बस कोई दिखाई नहीं देता था। अभी 3-4 दिन ही गुजरे थे कि मैंने माँ को पापा से ये कहते सुना कि उन्हें अभी रात में किसी के पायल की आवाज़ सुनाई देती है, और कई बार तो उन्हें एक औरत भी दिखाई है जो अक्सर माँ को ही देखती रहती है। छोटा भाई 2 बार सीढ़ियों से गिर चुका था। बड़ी बहन का शरीर हमेशा ही दर्द करता रहता, और पापा ने तो हवेली में आते ही बिस्तर पकड़ लिया था। उन्हें अक्सर बुखार ही रहता, और माँ का कभी हाथ कट जाता तो कभी कभी साड़ी जल जाती। इतनी बार तो मरते मरते ही बची थी।
अब हम सबको यह हवेली अजीब लगने लगी थी। घर का हर सदस्य उस औरत की झलक को हवेली में घूमते हुए देख चुका था। पापा भी बोलते कि वो दूसरे घर के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन पैसों की बहुत कमी है। जितने पैसे थे उन्होंने इस हवेली को खरीदने में लगा दिए। पर फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसे याद कर आज भी मेरी रातों की नींद उड़ जाती है। दरअसल डर के मारे अब हम सब एक ही कमरे में सोने लगे थे। रात के 3 बज रहे थे कि अचानक ही कोई हमारे कमरे का दरवाजा पीटने लगा। सबकी नींद एक पल में खुल गई। इससे पहले कि हम में से कोई कुछ समझ पाता, मेरा छोटा भाई अनुज हवा में ऊपर उठ गया था। उसकी हड्डियां करने लगी थी। वो दर्द के मारे रो रहा था, चीख रहा था, पर वो इतना ऊपर था कि कोई उसे छू भी नहीं पा रहा था। हम सब ने उसे नीचे लाने की बहुत कोशिश की, पर सब नाकामयाब रहे। माँ, ये आंटी बहुत डरावनी है, मेरा गला दबा रही है, मुझे दर्द हो रहा है। माँ, ये मुझे मार डालेगी। पापा, मुझे बचा लो, ये आंटी मुझे मार डालेगी। छोटे भाई की बात सुनकर हम सब की आंखों में आंसू आ गए थे, पर कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा था कि अचानक ही हम सबको तवायफ रमिया बाई हवा में नजर आने लगी थी। पहली बार हमने तवायफ रमिया बाई को देखा था। बेहद डरावनी और खूंखार। उसने पैरों में पायल पहनी हुई थी। उसका सिंगार भी तवायफों वाला था, जिसने अनुज की गर्दन को तब तक दबाए रखा जब तक वो छटपटाता रहा। और जैसे ही अनुज की मौत हुई, रमिया ने अनुज की लाश को हम सबके सामने, अनुज को अपनी आंखों के सामने मरता देख माँ पापा की चीखें निकल गईं। पर अभी यह तबाही की सिर्फ शुरुआत थी। अनुज को मारने के बाद रमिया ने माँ के शरीर पर कब्जा कर लिया और पापा को गर्दन से पकड़ उन्हें कमरे के एक कोने में फेंक दिया। फिर तुरंत ही पापा पर हावी होकर उनके जिस्म से उनके दोनों हाथों को उखाड़ फेंका। पापा लहूलुहान हो चुके थे। मालती, ये तुम क्या कर रही हो? होश में आओ मालती। मगर माँ ने पापा की एक न सुनी और पापा को बालों से पकड़ अब रमिया उनका सर उनके धड़ से अलग करने पर उतारू हो चुकी थी। पापा जानते थे कि अब कुछ पल ही वो जिंदा रहेंगे, इसलिए मरते वक्त उन्होंने मुझे और मेरी बड़ी बहन को देखते हुए कहा, तुम दोनों सवेरे से भाग जाओ, जाओ, वरना रमिया तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। बस हर हाल में तुम दोनों को एक दूसरे का ख्याल है। इससे पहले पापा अपनी बात पूरा करते, माँ के जिस्म में समाई हुई रमिया ने पापा का सिर उनके धड़ से अलग कर हमारे पैरों के पास फेंक दिया था। पापा को मरते देख हम दोनों भाई बहन डर के मारे कांपने लगे थे। पर तभी मेरी बड़ी बहन मुस्कान ने मेरा हाथ पकड़ा और हवेली से बाहर जाने को दौड़ पड़ी। दीदी, पर माँ तो अभी भी जिंदा है। हम दोनों ने अकेला छोड़कर कैसे जा सकते दीदी? आप कुछ बोलती क्यों नहीं हो? पर दीदी ने मेरी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह हर हाल में मुझे जिंदा रखना चाहती थी और पूरे जी जान से हवेली से बाहर जाने के लिए दौड़ रही थी। तभी हमारे पैर जम से गए। हमारे सामने माँ जो खड़ी थी, अपना कटा हुआ सिर अपने हाथों में लिए वो हमारी तरफ ही चली आ रही थी। हवेली का दरवाजा बस कुछ ही कदम दूर था तो दीदी ने मुझसे इतना कहा, सतेंद्र, इस रम्या को मैं संभालती हूँ। तुम बस किसी भी तरह इस हवेली से दूर चले जाओ और फिर कभी यहाँ लौट कर मत आना। मैं दीदी का हाथ छोड़ने को तैयार नहीं था, इसलिए खुद ही दीदी ने अपना हाथ छुड़ाते हुए मुझे हवेली के दरवाजे की ओर जाने के लिए धकेल दिया और खुद रमिया की ओर तेजी से दौड़ पड़ी। रमिया ने भी तुरंत माँ का जिस्म छोड़ दिया और दीदी के शरीर को अपने कब्जे में कर लिया। अभी एक पल पहले पल्लवी दीदी मेरी जान की सलामती के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार थी। अब वही दीदी मेरे खून की प्यासी बन मुझे मारने के लिए मेरे पीछे आ रही थी। दीदी को अपने पीछे आते देख मैं डर गया। दरवाज़ा 2 कदम ही आगे था और मौत 2 कदम पीछे। जब मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने पास ही से एक नुकीली रॉड उठाकर उसे अपनी हिफाजत के लिए दीदी के आगे कर दिया, जो तेजी से मेरी तरफ आ रही थी। पर इससे पहले मैं कुछ समझ पाता,
एक झटके से दीदी का जिस्म लोहे की रॉड में आ घुसा। दीदी मेरे हाथों ही मारी गई थी, पर खुदा की रहमत थी कि दीदी ने मरते मरते भी मुझे जिंदगी दे दी थी। दीदी के शरीर से मुझे तेज झटका लगा कि मैं खुद ब खुद हवेली से बाहर आ गिरा। मैंने जब अपना होश संभाला तो देखा कि अनुज की उजड़ी हुई बॉडी मेरे बगल में बेजान से पड़ी थी। मेरा सारा परिवार एक रात में खत्म हो चुका था। मैं रात भर बस उस हवेली को देखता रहा और रोता रहा। रमिया भी मुझे कभी खिड़की से तो कभी हवेली की छत पर से रोता हुआ देखती रहती। अगली सुबह गांव के पास जब ये सब खबर पहुंची तो सब लोग मेरी मदद के लिए आ गए। इस बीच मेरी नजर उस अर्थी पर पड़ी जो गांव वालों ने हवेली के बाहर ये कहकर रख दी थी कि जल्दी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, और उनका कहना सच हो गया। अब अर्थी एक थी और लाशें 4। अपने परिवार का अंतिम संस्कार करने के बाद मैं फिर कभी उस हवेली में नहीं गया। तो बस इतनी सी थी ये कहानी जिसे मैंने अपनी इस किताब में बयान किया है, जिसे आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये था कि आखिर कौन है ये लड़की और इसका इस हवेली से क्या रिश्ता था? रमिया बाई, उसकी पायल जब छनकती थी तो लोग दीवाने हो जाया करते थे। हर हवेली का मालिक ये सपना पाला करता था कि एक दिन ये घुंघरू उनके लिए, सिर्फ उनके लिए छलकेंगे। बात करीब 200 साल पुरानी है, जब रमिया इस हवेली में मुजरा किया करती थी, जिस पर वहां से 7 कोस दूर तक वाले भी खींचे चले आते थे। लेकिन आज उसी खूबसूरती पर 2 भाई ऐसे टूटे कि आपस में ही भिड़ गए और खंजर रमिया के सीने में घुस गया। वो खंजर बहुत गहरा जख्म छोड़ गया था। जिंदगी की सांसें उसकी टूटी हुई पायल के घुंघरुओं की तरफ बिखरती जा रही थी। मौत दस्तक दे चुकी थी। रमिया की मौत के साथ ही नाच गाना, मस्ती ठिठोली सब कुछ खत्म हो गया। ये मौत इस हवेली पर बहुत भारी पड़ी। वक्त बीतता गया मगर उसकी यादें कभी धुंधली नहीं पड़ी। पड़ती भी कैसे, क्योंकि रमिया ने तो इस हवेली को छोड़ा ही नहीं था। वो आज भी लोगों को नजर आती है, मगर गाती गुनगुनाती नहीं, बदहवास घूमती हुई, याद करती हुई उन सुनहरे दिनों को जब एक महफिल उठती नहीं कि दूसरी सजाने को बेताब लोग वहां पहुंच जाते। फर्क सिर्फ इतना है कि 200 साल पहले इस हवेली से हर शख्स मस्ती से झूमता हुआ निकलता था, मगर आज यहां से सिर्फ लाशें निकलती हैं। शायद किसी ने सच ही कहा है, तवायफ सचमुच सब कुछ तबाह कर देती है।